देखिए आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर अपने साथ लेकर के आता है, जो कि आपके एकेडमिक एग्जाम्स में आता है। और यही नहीं, आपके एकेडमिक एग्जाम्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट हो या वो कोई और मेडिकल एग्जामिनेशन हो या फिर वो कोई इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो, सब में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझें, बिकॉज वंस यू आर डन विद दी थ्योरी तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स, एक सही लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसके सभी सही लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको करवाते जाएं, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट होगा फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, और आपके एकेडमिक एग्जाम्स का तो सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से समझते क्या हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। ये 2 वर्ड से मिलकर के बनी हुई है, एक इलेक्ट्रो वर्ड है और एक केमिस्ट्री वर्ड है। तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री मतलब ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करेगी और कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेट करेगी। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy is called electrochemistry। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। और आप कन्वर्जन किसका पढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो तब होते हैं जब आप उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, तो आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। यू विल सी द इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। आपने ऐसा एग्जांपल कहाँ देखा है, तो आपने ऐसा एग्जांपल देखा है अपने सेल के अंदर। जो घड़ी वाला सेल होता है उसके अंदर एक केमिकल भरा होता है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस की मदद से केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो दिस इज क्वाइट सिंपल कि वहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, आपने एक रिएक्शन देखी होगी, ये वाली रिएक्शन की 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन तब होती है जब आप क्या पास करते हो, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। जब आप H2O के मिक्सचर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। यानी ये रिएक्शन तब हो रही है जब आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। यानी इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी जहां पर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिए,
ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कैरीड इन स्पेशलाइज्ड वेसल, और उन वेसल्स को क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिए, मैंने ये कहा कि ये जो प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and electrical energy into chemical energy are carried in specially designed vessels and those vessels are known as cells। तो हम कहते हैं कि the process of interconversion of energy are carried in specially designed cells called specially designed vessels called cells। ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, मतलब केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में होना, ये कुछ स्पेशली डिजाइन वेसल्स होते हैं, अलग से बनाए हुए कुछ वेसल्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेसेस की जाती है, और उन प्रोसेसेस को जिन वेसल्स में किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। सेल्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप में डिवाइडेड है। हमने क्या कह दिया कि हमने सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, एक एक करके हम इन सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है गैल्वेनिक सेल। मैं इसकी आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि गैल्वेनिक सेल, या फिर इसे वोल्टाइक सेल क्यों कहा जाता है, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एक ही है दोनों। और हम जो दूसरा सेल पढ़ेंगे दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए, मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है वो स्पेशली डिजाइन वेसल्स में होता है, उन्हें आप सेल्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसका नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कहा जाता है कि द सेल in which chemical energy is converted into electrical energy are called galvanic cell और electrochemical cell और वोल्टाइक सेल। सिंपल सी बात हुई कि वो सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब आपके पास एक केमिकल सब्सटेंस होगा और वो केमिकल सब्सटेंस से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सेल्स क्या कहलाते हैं? आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए कहा जाता है कि द सेल in which electrical energy is converted into chemical energy, that is the reaction takes place on passing electricity are called electrolytic cell। सिंपल सा है कि वो सेल जिसमें, पहला वाला बता रहा हूं, वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उन्हें आप क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और वो सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी सर्टेन केमिकल रिएक्शन विल अकर ओनली इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। कोई केमिकल रिएक्शन तब होगा जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उन सेल्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है।
ये जो प्रोसेस होती है वो स्पेशली डिज़ाइन सेल्स में होती है। स्पेशली डिज़ाइन सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, और ये वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये वो सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में होती है, यानी कि वो रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी रिएक्शन हो रहा होगा वो तब होगा जब आप उसमें क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो आप क्या होता है, एक वेसल होता है, उस वेसल में आप दो रॉड लगा देते हैं और उन रॉड के ऊपर एक को आप कैथोड बना देते हैं, एक को एनोड बना देते हैं। इसके अंदर आप वाटर भर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आपको एक रॉड से ऑक्सीजन और एक रॉड से हाइड्रोजन मिलती हुई नजर आती है। किस रॉड से क्या मिलेगी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, बट आपने आज तक ये तो पढ़ा था ना। तो ये क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों के बारे में बता रहा है। द प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन जो होती है वो एक स्पेशली डिज़ाइन वेसल में होती है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो आने वाले चैप्टर में, मतलब जैसे जैसे ये चैप्टर प्रोसीड करेगा, उस चैप्टर में हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन वेरी वेरी ग्रेट डिटेल, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 11th का पोर्शन याद दिलाना चाहूँगा, या आप कह सकते हो कि थोड़ी सी आपकी बेसिक्स मजबूत करना चाहूँगा। और जो मैं बेसिक आपके लिए बता रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उनकी चीज़ों के बारे में पता हो, बट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, और आने वाले चैप्टर में वो हमारे लिए बहुत काम करेंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। तो मैं पहले आपको उन बेसिक्स के बारे में बता दूँ जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट में हमारे बहुत काम आने वाली है। देखिए, हम सब्सटेंस को डिवाइड या क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बेसिस पर, तो हम उसके लिए कह देते हैं कि ये सब्सटेंस या तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। आई नो सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, बट उसका मुझे अभी काम नहीं है यहाँ पर। अगर मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा होता तो मैं आपको शायद सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में बताता। जितनी फिजिक्स में बताई जाती है उससे ज़्यादा हमारे में है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सभी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। बट मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के बेस पर मैं सब्सटेंस को क्लासीफाई करूँ तो एक तो टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है जिन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, तो दो सब्सटेंसेस आर नोन एज कंडक्टर्स। क्या कहते हैं, दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट can pass easily are called conductors। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। अच्छा, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मुझे मालूम है आपको ये पता होगा, बट स्टिल फॉर नॉलेज, और जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए भी, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है उन्हें आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। दोज substance through which electric current cannot pass are called insulators। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उन्हें आप क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे मेटल हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो गया, वो सारे आपके कंडक्टर्स होंगे, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जा सकता होगा, पास किया जा सकता होगा। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं किया जा सकता है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर्स हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो इन्हें हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अच्छा, कंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। तो कंडक्टर्स आर प्राइमरीली ऑफ टू टाइप्स। कंडक्टर्स हम यहाँ दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कंडक्टर्स को हम कहते हैं कि दे कैन बी क्लासिफाइड एज, इन्हें आप क्लासीफाई कर सकते हो। और आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, तो एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, वन इज मेटेलिक कंडक्टर्स, जिसमें मेटल्स आ जाते हैं, मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, वन इज मेटेलिक कंडक्टर्स एंड द अनदर वन आर इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टर्स, एक मेटेलिक कंडक्टर हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो जाते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए हम कहते हैं कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर वो कंडक्टर्स आएंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। ठीक है, इन्हें आप एक और नाम से भी जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स को। दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, क्योंकि इनमें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ और द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वो कंडक्टर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से होगा? तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। इसीलिए इन कंडक्टर्स को आप क्या कहते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसकी वजह से होगा? आयंस की वजह से होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझिए। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए कहा जाता है कि वो कंडक्टर्स जिनमें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। आप खुद सोचो कि कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का, मैं अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ। बट उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही उसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें किसकी वजह से होता है? तो आयंस की वजह से होता है। The movement of ions is simply responsible for the conduction of electric current in the case of electrolytic conductors। पहले मैं आपको मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में बताता हूँ। देखिए मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो हम कहते हैं कि those conductors in which, साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा इसलिए मैं सब कुछ बोर्ड पर नोट डाउन करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, सो दोज कंडक्टर्स इन विच द फ्लो of current is due to the movement of electrons are called metallic / electronic conductors। सिंपल सी बात है कि वो कंडक्टर्स जिनके अंदर करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है उन्हें आप क्या कहते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, ये एक मेटल होगा, कोई भी एक मेटल की ये बॉडी है। ठीक है, मेटल के अंदर एटम होता है और उस एटम पर न्यूक्लियस, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगा रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स पर, पीछे वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पर और सबसे पास वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा होता है। बट जो आउटर मोस्ट शेल होती है उस पर सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। रिजल्ट ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है और वो फ्री होकर के पूरे मेटल में मूव करने के लिए एकदम फ्री हो जाता है। सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि एक मेटल के अंदर एटम होता है, उस मेटल के अंदर जो एटम होता है, एक मेटल के अंदर एटम होता है और उस एटम के अंदर कई सारे एटम होंगे, हम एक एटम कंसीडर कर रहे हैं। उस एटम के अंदर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो वीक दैट द मेटल एटम एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Now once it breaks the force of attraction, the electron becomes free to move inside the metal। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन फुदक करके बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। But it becomes free to move inside the metal and it becomes so free to move inside the metal, मेटल के अंदर वो मूव करने के लिए इतना फ्री हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और चार्ज के मूव करने से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने लग जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है। अब आप कहोगे कि एक मेटल ऐसे रखा हुआ है तो रखे उस मेटल के अंदर हमें क्यों नहीं पता चलती कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? इसलिए प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए पता नहीं चलता है या इसलिए कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होने लगता है? इधर जाने लगता है। तो इसके मूवमेंट के इफेक्ट को इसके मूवमेंट का इफेक्ट क्या कर देता है? ए के मूवमेंट के इफेक्ट को बी का मूवमेंट का इफेक्ट क्या कर देता है? नलिफाई कर देता है। अब मैं क्या करता हूं, जब इसे एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं
जब मैं इसे एक सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो सेल और बैटरी से कनेक्ट करने पर मुझे ये पता चलता है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करने लगेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उन्होंने यही तो बताया होगा कि पोटेंशियल जो होता है वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो पोटेंशियल का मेन फंक्शन यही होता है कि वो हमें मदद करता है इस चीज़ को समझने में कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे टेम्परेचर हमारी मदद करता है हीट के फ्लो की डायरेक्शन के बारे में पता करने में, कि बॉडी हमेशा हीट जो होगी वो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाएगी, यानी टेम्परेचर हमारी हीट के फ्लो के बारे में मदद करता है। प्रेशर भी मदद करता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा अपने आप। सिमिलरली पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्शन की फ्लो के बारे में मदद करता है। तो जब आप सेल या बैटरी अप्लाई कर दोगे तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ जब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो मैंने कहा कि दोज कंडक्टर्स इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। होता कैसे है कि एक मेटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन देम, बट व्हेन वी अप्लाई सर्टेन पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड स्विफ्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। व्हेन दे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है। तो इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चार्ज होता है वो क्या कर पा रहा था, फ्लो कर पा रहा था। मैंने जैसे ही बैटरी अप्लाई करी, मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई करा। बैटरी पोटेंशियल ही तो प्रोवाइड करेगी, एक पोटेंशियल का डिफरेंस बना देगी, और उस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। और इसीलिए हम इसे किस कैटेगरी में रख रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। अब बात ये आती है, देखिए एक बात और सुन लीजिए, बात ये आती है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली गवर्न द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। तो ऐसे टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स। फैक्टर्स 3 हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो कि मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई मेटेलिक कंडक्टर अच्छा कंडक्टर होगा, बुरा कंडक्टर होगा, इसको गवर्न करने के लिए देयर आर टोटल 3 फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर इज नेचर ऑफ मेटल। मेटल का नेचर कैसा है ना। अब कुछ मेटल होंगे जिनके अंदर जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत कम होगी। जब उन पर बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो बहुत आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, और जब वो बहुत आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो करंट होगा वो भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लो मैं कंपेयर करूँ आयरन और सीजियम, तो आपको पता है कि सीजियम के न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पोटेंशियल अप्लाई करने पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। सो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ बीइंग पास्ड और विच इज़ गेटिंग कैरीड इज मोर, वो ज़्यादा होगा। तो अगर नेचर ऑफ मेटल में अगर मेटल के न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर कैसी होती है, कम होती है, तो ऑब्वियसली करंट कैसा फ्लो होता है, ज़्यादा होता है। बहुत सिंपल सा है। देखो हम कुछ बड़ी रॉकेट साइंस तो अभी पढ़ ही नहीं रहे। मैंने आपको बताया कंडक्टर्स क्या होते हैं। वो सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास होता है उन्हें आप कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स को आप क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो मेटलिक कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, उन्हें आप मेटलिक कंडक्टर्स कहते हैं। मेटलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में देखिए क्या हुआ, तो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इलेक्ट्रॉन्स बहुत रेडली इजीली फ्री हो गए, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। जब उन पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया और इसीलिए उन्हें आपने क्या कह दिया, मेटलिक कंडक्टर्स कह दिया। जब आपने कोई पोटेंशियल या बैटरी अप्लाई नहीं की थी तो
क्यों इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा था? बिकॉज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज रैंडम। एक मूवमेंट अगर इधर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और वो दोनों एक दूसरे के मूवमेंट के इफेक्ट को क्या कर दे रहे थे? नलिफाई कर दे रहे थे, एंड कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा था। बट जब आपने उससे बैटरी कनेक्ट करी तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो था वो ईजिली पास होने लग गया। क्यों होने लग गया? क्योंकि आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, और पोटेंशियल अप्लाई करने पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लग गए? मूव करने लग गए। फिर मैंने आपसे कहा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो फैक्टर था वो था नेचर ऑफ मेटल, कि मेटल का नेचर भी अफेक्ट करेगा। जिस मेटल में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितनी आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। जो दूसरा फैक्टर है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पोटेंशियल अप्लाई करने पर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है? तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैं यहाँ लिखता हूँ, बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ मैं एरो बना के लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऑन increasing the temperature, the electrical conductivity of metallic conductors become less। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से समझना कि क्यों कम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ये कि आपके पास एक आयरन की रॉड थी और अगर आप उसे गर्म करते रहोगे सो उससे जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने की एबिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी? ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाएगी। तो वो ग्रेजुअली क्यों रिड्यूस हो रही है उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक न्यूक्लियस होता है और किसी भी मेटल के अंदर, एक मेटल के अंदर बहुत सारे मेटल के एटम्स होंगे और हर एटम में न्यूक्लियस जो होगा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा होगा। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी वीक, और वो इतनी ज़्यादा वीक होगी कि वो इलेक्ट्रॉन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ हिस्सा है, द रेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज का हिस्सा, एक मेटल का एटम था, उससे क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये क्या निकल गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो बचा हुआ पॉजिटिव, अब इससे इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज का हिस्सा बच गया। इस पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इज नोन एज कर्नल। इस पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से को आप क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इज नोन एज व्हाट? सो दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इज नोन एज कर्नल। इस पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से को आप कर्नल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी वो क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लग जाएगी। और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद द कर्नल्स। जो बहुत सारे इस मेटल की रॉड के अंदर, ये मेटल की मेरी रॉड थी, इस मेटल की रॉड के अंदर जो बहुत सारे कर्नल्स बीच में प्रेजेंट हैं, पता है एक थ्योरी है, सॉलिड स्टेट में चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो अब शायद इस साल इंक्लूड ना हो पाए ड्यू टू वेरियस ऑब्वियस रीजंस, बट इफ इट गेट इंक्लूडेड तो हम वहाँ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या कहती है? तो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी ये कहती है कि मेटल इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर डिप्ड। वो थ्योरी ये कहती है कि मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का समुंदर है और उस इलेक्ट्रॉन के समुंदर में पॉजिटिव चार्ज वाले कर्नल्स जो हैं वो क्या हुए हैं? डूबे हुए हैं। एन इलेक्ट्रॉन, एन एटम इज अ मेटल इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर डिप्ड। तो इसके अंदर ये कर्नल्स डूबे हुए हैं। कर्नल क्या हुए? मैंने आपको बता दिया कि जब कोई मेटल का एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज पार्ट इज नोन एज कर्नल। और वो कर्नल बहुत सारे प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जब आप क्या करते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दोज फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कोलाइडिंग विद द कर्नल्स।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद द कर्नल। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर्नल के साथ क्या करने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर्नल्स के साथ कोलाइड करने लगते हैं, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर्नल्स के साथ कोलाइड करने लगते हैं, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिंपल सी बात है। मैंने आपसे ये कही कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द मूवमेंट और द मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने कहा कि मेटल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे, पर क्या कर्नल्स खत्म हो गए थे? नहीं, कर्नल्स भी थे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द कर्नल्स। वो किसके साथ कोलाइड करने लगते हैं, कर्नल्स के साथ कोलाइड करने लगते हैं, और उनके कर्नल के साथ कोलाइड करने से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, जो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स पहले 50 इलेक्ट्रॉन जा पा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे, अब उनमें से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने किसके साथ कोलिजन कर लिया, किसके साथ कोलिजन कर लिया, कर्नल्स के साथ कोलिजन कर लिया। उनके मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आई, उनके मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आई, उनके मूवमेंट में रुकावट आई, और उस रुकावट की वजह से मतलब रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो सिंपल सी बात है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटलिक conductors become less because the kinetic energy of free electrons increases and they start to collide with the positively charged कर्नल्स। सिंपल। मैंने आपसे ये कहा कि नेचर ऑफ मेटल, जिस मेटल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा उतनी अच्छी होगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होगी। टेम्परेचर, तो मेटलिक कंडक्टर्स के केस में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो किसके साथ कोलाइड करने लगते हैं, तो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स। वो पॉजिटिव चार्ज वाले कर्नल के साथ कोलाइड करने लगते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टर्स विच आर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मैं इसे साफ करता हूँ, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी इंपॉर्टेंस आगे ज़रूर पता चलेगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे क्या मिलेगा आपको ये पढ़ाने से, सो समथिंग मस्ट बी देयर, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये आपको लिंक करेगा आगे के चैप्टर्स में। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस लेवल से पढ़ेंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी नहीं रोक पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, IIT का हो, कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो। मैं आपको बता रहा हूँ आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे थे जो बाद में एलन कोटा गए और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट तो जब हमने करी तो वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करी, वहाँ हमने कम प्रैक्टिस करी। तो इसलिए बहुत ध्यान से फोकस होकर करते रहिए, और जितना मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूँ उतना करिए, उतना ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मटेरियल हम ऑनलाइन दे पाते हैं दैट इज़ नॉट दैट मच, वो इतना नहीं हो सकता है कभी भी, वो इनकम्पेरेबल है दोनों चीज़ें, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बट स्टिल जितना वहाँ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, अभी वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। और हमें एवरी चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका हाथ जो होगा वो सेट हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ढंग से जितने क्वेश्चंस मैं देता हूँ उसे टाइमली करिए, अदरवाइज मेरे पास एक तो मोटिवेशन नहीं होगी कि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादातर लोग मुझसे नहीं पूछेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊँगा, मैं नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तभी तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, इसलिए पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आगे हम देखते हैं, और आगे है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स,
सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए कहा जाता है कि दोज कंडक्टर्स इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की वजह से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। आप कहते हैं कि दोज कंडक्टर्स in which the flow of electric current is due to the presence of ions are called electrolytic कंडक्टर्स। वो कंडक्टर्स जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो आयंस की वजह से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो हम कहते हैं कि दो सब्सटेंस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू आयंस या विच कैन बी सेपरेटेड इनटू आयंस, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें आप क्या करते हो? पानी में या किसी अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो और वो किस में डिवाइड हो जाते हैं? आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हो। ठीक है, दो सब्सटेंस विच कैन बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस, दोज सब्सटेंसेस विच कैन बी डिसोसिएटेड into ions are called electrolytes, उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं और आयंस की वजह से जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयंस की वजह से, और जो सब्सटेंस आयंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन एनी अदर सॉल्वेंट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, जो क्या शो करते हैं? जो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच शोज और एग्जिबिट इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को आप क्या कहते हैं? तो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स आर टर्म्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उन इलेक्ट्रोलाइट को आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं उन्हें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, जैसे कि HCl, जैसे कि NaOH, जैसे कि आपके कोई भी सॉल्ट जैसे कि NaCl, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ये है कि आपने 100 मॉलिक्यूल ऑफ अगर NaCl लिए हैं तो वो 100 मॉलिक्यूल पूरे टूटेंगे और 100 H आयन प्रोड्यूस करेंगे और 100 Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। सो दोज 100 मॉलिक्यूल विल गेट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। 100 ही H आयन प्रोड्यूस हो रहे होंगे और 100 ही Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो पूरी तरह टूट गया ना। और जब वो पूरी तरह टूट गया तो वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, जैसे कि CH3COOH हो गया, है ना, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि H3PO4 हो गया, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये एक एसिड, ऐसा एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि NH4OH हो गया, ये भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होंगे। पूरी तरह डिसोसिएट ना होने का मतलब क्या है? कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH थे, ठीक है,
उनमें से टूटे कितने, उनमें से 10 टूट गए, मतलब 10 तो CH3COO नेगेटिव आयन में टूट गए और H आयन में टूट गए। 90 मॉलिक्यूल बिल्कुल CH3COH की तरह बिल्कुल वैसे ही बने रहे। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन का वेसल था उसके अंदर 90 मॉलिक्यूल जो थे CH3COH के, 90 मॉलिक्यूल्स वो तो टूटे ही नहीं, उनमें कुछ नहीं हुआ, उनमें कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आया। जो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स थे दे गेट डिसोसिएटेड इनटू CH3CO नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। सेम गोज विद NH4OH, सेम गोज विद H3PO4, H3PO4 के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। और वीक के एग्जाम्पल दूं तो HCN भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, H3BO3 ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। सो दीज आर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट विच शोज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। जिनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, जिनके अंदर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा उन्हें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और जिनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जो पूरी तरह टूट जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल लोगे उतने के उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टूट जाएंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जितनी ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इससे रिलेटेड हमने एक टर्म पढ़ा था और वो टर्म क्या था, तो उस टर्म का नाम था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस जनरेट करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म यूज करते थे जिसका नाम था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ और इसको साफ करने के बाद मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में आपको बताता हूँ। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी रिसेंट हमने पढ़ा है कि इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी आर स्टडिंग अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के लिए कहा जाता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट dissociated to the total number of moles present is called degree of dissociation / आयोनाइजेशन। वैसे मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन वर्ड में डिफरेंस क्या होता है, फिर भी मैं आपको यहां पर एक बार और बता दूंगा कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, बट हम उन्हें इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप डिसोसिएशन की जगह आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन की जगह डिसोसिएशन यूज कर सकते हैं। बट मैंने अल्फा के बारे में आपको क्या बताया, तो मैंने कहा कि अल्फा क्या है, तो अल्फा इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड। ये हमें इस चैप्टर में यूज में आएगा और इवन हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि पहले जेई एडवांस में आ चुका है, उस क्वेश्चन में हमें अल्फा की बहुत ज़रूरत होगी। तो और वो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, इसलिए अल्फा मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और कितने मोल्स लिए गए, उनके रेशियो को क्या कहा जाता है, अल्फा कहा जाता है। अब आप देखिए NaCl है, मैंने इसका 1 मोल लिया और ये पूरा का पूरा 1 मोल Na आयन और Cl आयन में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। मैंने लिया कितना था, 1 मोल, और डिसोसिएट कितना हो गया, 1 का 1 मोल डिसोसिएट हो गया। तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। मान लो मैं इसके 100 मोल लेता हूँ और मुझे पता है कि 100 के 100 मोल जो होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, तब भी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है वो नियर अबाउट 1 होती है या 1 ही होती है। और जितने भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अब मैंने CH3COH लिया, ठीक है, अब मैं ये जो CH3COH ले रहा हूँ ये टूटेगा किसमें, CH3CO नेगेटिव आयन में और H पॉजिटिव आयन में।
मैंने इसके अगर 100 मोल लिए तो डिसोसिएट मान लो कितने हुए, 10 हुए, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। तो ये मुझे बता रहा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए जो वैल्यू ऑफ अल्फा होती है वो लेस देन 1 होती है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए जो वैल्यू ऑफ अल्फा होती है वो इक्वल टू 1 होती है, नियर अबाउट 1 होती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1 होती है। अब आप एक बात समझिए कि किसी के लिए अल्फा की वैल्यू जितनी 1 के पास होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, और मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 ही होगी, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो वो आप क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जिसके लिए अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अल्फा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अल्फा मोर विल बी द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, उतने ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहे होंगे, आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अल्फा मोर विल बी द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, जितनी ज्यादा अल्फा की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अल्फा मोर विल बी द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर होगी, उतना ही ज्यादा वो क्या कर रहा होगा, कंडक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो उतनी ही ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर होगी, वो इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस, वो इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे। रिमेंबर मैं यहाँ पर कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ, कंडक्टेंस बोल रहा हूँ, वहाँ पर अभी मैं इन वर्ड्स को, टर्म्स को डिटेल में बताऊंगा और इनके सबके अपने मीनिंग्स होंगे। कंडक्टेंस विल बी हैविंग इट्स ओन मीनिंग लाइक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी विल बी हैविंग इट्स ओन मीनिंग लाइक रेजिस्टिविटी, तो इनके सबके अपने मीनिंग होंगे। बट यहाँ पर मेरा कहने का सेंस बस इतना है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर होगी, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और वो हम किससे बता सकते हैं, अल्फा की वैल्यू से, जिसके लिए जितनी ज़्यादा अल्फा की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर होगी, यानी उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, और उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात थी कि मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन के बारे में बताया कि द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। देखिए, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन टर्म सेम है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या आता है इनके अंदर, देखिए, आयोनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयोनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस के बनने की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या रिप्रेजेंट करता है, आयोनाइजेशन। ठीक है, देखिए, Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बनाया, ठीक, तो दिस इज आयोनाइजेशन। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बनाया, दिस इज ऑल्सो आयोनाइजेशन। सो व्हेन एन एलिमेंट और अ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस आयंस, उसके आयंस में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे आप क्या कहते हो, आयोनाइजेशन कहते हो। उसके आयंस में बदलने की जो प्रोसेस होती है जिससे वो आयंस में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उसके आयंस में बदलने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। और डिसोसिएशन क्या होता है, देखिए, NaCl के अंदर क्या है, Na आयन भी है और Cl आयन भी है। आपने इन्हें पानी में डाला और पानी में जाने पर ये Na आयन और Cl आयन में डिफरेंशिएट हो गए, अलग अलग हो गए। सो नाउ दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस, आयंस के सेपरेट होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस है और डिसोसिएशन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस है। डिसोसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस, आयंस के सेपरेट होने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस, आयंस के सेपरेट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो आयंस के सेपरेट होने की प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। और आयंस के बनने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, तो आयंस के बनने की प्रोसेस को आप आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा किस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, मतलब उनकी जो कंडक्टिंग पावर है, मतलब जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी है, उसको अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होंगे। तो हम एक एक करके वो फैक्टर्स पढ़ेंगे और ये बेसिक पोर्शन का पहला पार्ट, पहला वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिसमें पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्या वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्या वो कम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो गुड कंडक्टर किस स्टेट में होते हैं, या तो वो एक्वस सोल्यूशन में होते हैं या मोल्टन स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में जब आप उन्हें पानी में मिला दो या आप उन्हें पिघला दो, गला दो, तो वो क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपने पढ़े थे यूरिया, आपने पढ़ा था ग्लूकोज, आपने पढ़ा था केन शुगर, ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर, दीज सब्सटेंसेस आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एंड सिंस दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते। नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इनके द्वारा कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होगा। बट यस, दे शो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट शो करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में कौन आ जाते हैं, आपके एसिड्स, आपके बेसिस और आपके सॉल्ट्स, ये आ जाते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट में भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जिनके लिए अल्फा की वैल्यू नियर अबाउट 1 होती है, वो कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, लेस देन 1 होती है, उनसे ज़्यादा क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली दे विल बी प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस मोर इजीली, ग्रेटर नंबर ऑफ आयन, दे विल बी एक्टिंग एज गुड कंडक्टर्स। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सो मैं ये लिख सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा विल आर गुड कंडक्टर्स व्हेन कंपेयर्ड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स having greater value of alpha are good conductors when compared to weak electrolytes। हैविंग अल्फा लेस देन 1, जिनका अल्फा कैसा होता है, लेस देन 1 ही होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा आर गुड कंडक्टर व्हेन कंपेयर्ड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर, बिल्कुल देखो एक बात समझो, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे आर गुड कंडक्टर, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सम एक्वस मीडियम और दे आर प्रेजेंट इन सम मोल्टन स्टेट। या तो आप उन्हें किसी एक्वस मीडियम में लो या मोल्टन स्टेट में लो, या तो उन्हें गला दो या एक्वस सोल्यूशन में लो। क्यों? क्योंकि देखो वाटर के अंदर एक पावर होती है विच इज डाई इलेक्ट्रिक पावर। मैं आपको बता चुका हूँ डाई इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सोल्यूशन चैप्टर में। डाई इलेक्ट्रिक पावर का काम क्या होता है, ये काम करती है सेपरेशन ऑफ आयंस में, आयंस के सेपरेशन में, डिसोसिएशन में, इसी को तो डाइलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। वाटर में डाइलेक्ट्रिक पावर होती है। डाइलेक्ट्रिक पावर को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनका शायद अलग चलता है जिसकी वैल्यू
हमारे लिए वाटर की कितनी होती है, 80 होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 80। फिर मैंने ये कहा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट में जो नहीं, हाँ मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी के लिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपके कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, वो तब सॉल्यूबल होंगे, तब कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे जब आप उन्हें किस में डिसॉल्व करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे। इफ़ यू डिसॉल्व देम इन वाटर और इफ़ यू मेल्ट देम ओनली देन दे विल एक्ट एज, क्योंकि जब आप उन्हें एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में लेते हो तभी उनके आयंस क्या होते हैं, तभी उनके आयंस जो होते हैं वो फ्री हो पाते हैं। और तब उनके आयंस जब फ्री हो पाते हैं इसीलिए वो किसकी तरह बिहेव कर पाते हैं, गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर पाते हैं। 1 मिनट, 5 से काटेंगे, 5 से। देखो मैंने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्शन को समझने के लिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर और यू मेल्ट देम ओनली देन द आयंस विल बिकम फ्री, तभी उनके आयंस क्या हो पाएंगे, फ्री हो पाएंगे। NaCl में Na आयन और Cl आयन तो थे, बट क्या ये फ्री थे? नहीं थे। जब ये फ्री नहीं थे तो आयंस मूव नहीं करेंगे। जब आयंस की मोबिलिटी नहीं होगी आयंस मूव नहीं करेंगे, यानी चार्ज मूव नहीं करेगा। जब चार्ज की मोबिलिटी नहीं होगी, आयंस की मोबिलिटी नहीं होगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर पाएंगे, कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज का क्या हो, चार्ज का सेपरेशन हो, आयंस का सेपरेशन हो। और उसे कौन कर सकता है? वाटर कर सकता है। वाटर क्यों कर सकता है? तो वाटर इसलिए कर सकता है क्योंकि H2O में एक डाइलेक्ट्रिक पावर होती है जिसका काम सेपरेशन ऑफ आयंस होता है। उसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हो जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 होती है। तो मैंने आपसे बस इतना कहा कि NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो वाटर के अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो आयंस को सेपरेट कर देगा, और जब वो आयंस को सेपरेट कर देगा तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करेंगे, शो करने लग जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सॉल्वेंट के बारे में पता हो। सॉल्वेंट इज वेरी रिक्वायर्ड, सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। वाटर यूज कर सकते हैं या वाटर के अलावा आप कोई भी पोलर सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो, बट वाटर बेस्ट सॉल्वेंट, और वाटर इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो वो वाटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। बट यू कैन यूज पोलर सॉल्वेंट, आप कोई और पोलर सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज डिसोल्यूशन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, लाइक डिसॉल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो जैसा होता है वो वैसे में ही सोल्यूबल होता है, इसलिए किसमें सोल्यूबल हो जाएंगे, इजीली पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाएंगे। दे विल बिकम सोल्यूबल इन दी पोलर सॉल्वेंट एज वेल, वो पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टिविटी शो करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर डिसॉल्व इन सम पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पोलर नेचर के तो आपको पोलर नेचर लेना है। उसमें सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में उसके आयन सेपरेट होंगे, आयंस के अंदर मोबिलिटी होगी और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कर पाएंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो अगला फैक्टर होता है वो होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। विस्कोसिटी कैसे एक फैक्टर बनता है, देखिए मान लीजिए आपका सॉल्वेंट क्या है, आपका सॉल्वेंट विस्कस है, गाढ़ा है। अब अगर आपका सॉल्वेंट विस्कस है, अगर सॉल्वेंट में विस्कोसिटी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयोनिक मोबिलिटी विल बिकम लेस, आयोनिक मोबिलिटी विल बिकम लेस। आयनिक मोबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी आयंस का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा। यदि आयंस का मूवमेंट कंपैरेटिवली लेस हो गया, यानी आयंस की मोबिलिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई, इफ द आयनिक मोबिलिटी बिकम्स लेस, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर है, वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लेस हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि आप नमक को NaCl में मिला दो, और कहूँ कि नमक को NaCl में मिला करके, नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि नमक को हनी में मिला दो, और नमक को हनी में मिला करके मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाओ, तो बताओ नमक को
पानी में मिलाने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या नमक को हनी में मिलाने के बाद ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी? ऑब्वियसली नमक को हनी में मिलाने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। क्यों कम होगी? इसलिए कम होगी बिकॉज दी आयनिक मोबिलिटी इज लेस। आयनिक मोबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आप पानी में मिलाओगे तो आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। आयनिक मोबिलिटी हनी के केस में कम क्यों हुई? वो इसलिए कम हुई क्योंकि वो एक विस्कस लिक्विड था, कंपेयर टू वाटर वो बहुत ज़्यादा विस्कस था, तो आयन मूव ही नहीं कर पा रहे थे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कर रहे थे? वो कम कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो रही थी। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वन ऑफ द फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज वन ऑफ द फैक्टर, विस्कोसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। विस्कोसिटी में सिंपल है कि यदि आपका सॉल्वेंट विस्कस होगा तो आयंस की मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कंडक्ट इस बेस पर करते हैं कि उनके आयंस क्या करते हैं? मूव करते हैं। एक्वा सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में वो क्यों कंडक्ट कर पा रहे हैं? इसलिए तो कंडक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज उनके आयंस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, बिकॉज देयर आयंस आर मूविंग। क्योंकि उनके आयंस मूव कर रहे हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। इफ देयर आयंस आर नॉट मूविंग तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो नहीं कर रहे होते। ठीक है, जो अगला हमारा फैक्टर है वो नेक्स्ट फैक्टर में यहां लिख देता हूं। द नेक्स्ट फैक्टर इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। अब आप खुद बताओ, ये इस साल के 12th क्लास के पेपर में भी आया है, जो कॉपीज हैं उनमें ये साफ मेंशन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? देखिए, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, यदि आप उसका डाइल्यूशन करते हो मतलब आप उसके अंदर क्या करते हो? एडिशन ऑफ वाटर करते हो। इफ यू ऐड वाटर इनटू इट, यदि आप उसके अंदर पानी का एडिशन करोगे तो क्या होगा? यदि आप उसके अंदर पानी का एडिशन करोगे तो उसके आयंस जो होंगे वो ज़्यादा सेपरेट होने लग जाएंगे। और मान लीजिए आपके पास एक वेसल था, उस वेसल में कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ था, NaCl पड़ा हुआ था, तुमने उसके अंदर क्या ऐड करना शुरू किया? वाटर ऐड करना शुरू किया। अब जैसे जैसे तुम पानी ऐड करते जाओगे आयंस का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, है ना? यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस का सेपरेशन बढ़ता है। आयंस का सेपरेशन बढ़ता है मतलब आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है। ज़्यादा आयंस होंगे ज़्यादा आयंस की मोबिलिटी होगी, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा सॉल्वेंट मीडियम होगा, ज़्यादा वो मूव कर पाएंगे। जब वो ज़्यादा मूव कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है? तो डाइल्यूशन का इफेक्ट यही होता है कि जो कंडक्टेंस होती है, जो कंडक्टिंग पावर होती है, जो कंडक्टिंग एबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में बसा लो, बस बहुत सिंपल सी बातें हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे और कंडक्टिंग पावर ज़्यादा रखेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट मिलाओगे तभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है। फिर उस सॉल्वेंट में भी जो ज़्यादा पोलर नेचर का सॉल्वेंट होगा कंपैरेटिवली, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा होगी, सेपरेशन ऑफ आयन सेपरेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट होगा और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर आपका सॉल्वेंट विस्कस है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम कर देगा क्योंकि आयनिक मोबिलिटी को कम कर देगा। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इज वेरी सिंपल। इफ यू ऐड वाटर इनटू अ पर्टिकुलर electrolyte, obviously the conductivity will increase. It does not matter whether the electrolyte is स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पर फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, आप पानी मिलाओगे आयंस का सेपरेशन ज़्यादा होगा, आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा दिखाई देगी। बट वो सवाल ये पूछता है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन किस पर ज़्यादा होता है, यानी किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की या वीक इलेक्ट्रोलाइट की? तो जवाब है कि डाइल्यूशन का प्रभाव वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ज़्यादा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का प्रभाव ज्यादा होता है। आप खुद सोचो क्यों ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट पर? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है और तुमने उसे 500 रुपए का गिफ्ट दिया, डज इट मैटर टू हिम? नहीं ना। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तुमने जरा सा पानी डाला, डिसोसिएट हो गया, तुम पूरी तरह कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, पूरी तरह डिसोसिएट हो गया। तुम पानी ऐड करते जा रहे हो, क्या उसकी सेहत पर कोई असर पड़ रहा होगा? क्या नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहे होंगे? क्या नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे होंगे? नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज आयंस जितने बनने थे वो पहले ही क्या हो चुके हैं? बन चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा।
बट हाँ, पर तुमने इनिशियली जब पानी डाला तो इनिशियली पानी डालने में ऑब्वियसली क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ आयंस थे वो इंक्रीज हुए एकदम से और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। यानी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का यही हुआ कि उसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। उसके बाद आप पानी ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पर्टिकुलरली नो इफेक्ट विल बी सीन। हम ये कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट एक बेकारी था, तुमने उसे 500 दिए, डज इट मैटर टू हिम? इट मैटर टू हिम अ लॉट। उसे बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तुमने उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड किया, अब वो डिसोसिएट हो गया, थोड़ा सा डिसोसिएट हो गया। तुमने उस बेकारी को 500 दिए, उसकी जिंदगी में फर्क पड़ा, तुमने और 500 दिए, उसकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पहले 500 थे, अब 1000 थे, तुमने एक लोटा पानी डाला, थोड़े से आयंस डिसोसिएट हुए, एक और लोटा पानी डाल दिया। अब क्या हुआ कि जब तुम एक और मग पानी में का डाल रहे हो तो और आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? इट इज दैट कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस to a greater extent when compared to the strong electrolyte. strong electrolyte के कंपैरिजन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएंगे। आप फर्दर पानी ऐड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आयंस पहले ही पूरी तरह डिसोसिएट हो चुके हैं। जो नंबर ऑफ आयंस कंट्रीब्यूट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए वो पहले ही क्या हो चुके हैं? प्रोड्यूस हो चुके हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सो द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इज मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करोगे तो बढ़ेगा ही। अगला इफेक्ट और मैं बता देता हूं। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, आपको मैंने मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में ये कहा था कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी और कंडक्टिंग पावर कम होने का रीजन ये था कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू कोलाइड विद दी पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स। बट क्या यहाँ कोई कर्नल है? नहीं है, यहाँ तो बस आयंस हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं, हो सकता है नेगेटिव चार्ज वाले आयन हो, पॉजिटिव नेगेटिव वाले आयंस हैं, तो आयंस ही हैं बस। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। आयंस की मोबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। आयंस की मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आयंस ज्यादा मूव करेंगे, चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, चार्ज मोर फ्लो करेगा। चार्ज मोर फ्लो यदि कर रहा है, चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? चार्ज के ज़्यादा फ्लो होने का रिजल्ट बस इतना सा हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टिंग पावर कंडक्टिंग एबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मुझे मालूम है ये ऑड वर्ड लग रहा होगा, ये तो इंग्लिश का वर्ड लग रहा है कंडक्टिंग एबिलिटी। मैं जानबूझकर अभी नहीं बता रहा हूँ कंडक्टिविटी का सही सेंस, कंडक्टेंस का सही सेंस, क्योंकि ये हमारा पूरा एक टॉपिक होने वाला है। बट पहले मैं आपकी पहचान कराना था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स किस टाइप के होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो ये मुझे बताना था। अब मैंने आपको ये बता दिया है। टेम्परेचर का इफेक्ट सिंपल सा है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा और कंडक्टिविटिंग एबिलिटी भी क्या होगी? कंडक्टिविटी क्या होगी? वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी कंडक्टिंग एबिलिटी सेम है, ठीक है। तो दीज आर दी फैक्टर्स, सिंपल से फैक्टर्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे क्योंकि ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होगा क्योंकि उतना ही ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। जो जितना ज़्यादा विस्कस सॉल्वेंट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी क्योंकि आयनिक मोबिलिटी कम होगी। डाइल्यूशन, तुम पानी मिलाओगे, ऐड करोगे वाटर, तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उससे उसकी कंडक्टिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा बिकॉज वो थोड़े से पानी में डिसोसिएट हो जाएंगे, उसके बाद तुम पानी मिलाते रहो, कोई नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस में चेंज आता जाएगा, जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, नई नई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो पहले से प्रेजेंट होंगी वो नए नए वाटर के मॉलिक्यूल उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। जो पहले से मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3COH के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मैंने कहा था ना पहले 100 में से सिर्फ 10 मोल डिसोसिएट हुए, तुमने
में और पानी मिलाया 90 में से और 10 हो गए, फिर और पानी मिलाया 80 में से और 10 हो गए। तो ऐसे ऐसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे और इसके नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, और मतलब एक लिमिट ऐसी आएगी, मतलब आप पानी बढ़ाते जाओ और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और हाँ, एक ऐसी लिमिट आएगी जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट भी हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपके मन में आ रहा हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो यस, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट अ पर्टिकुलर डाइल्यूशन। उसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हो, यानी इतना पानी मिला दो कि सारे आयंस टूट जाएं। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिर मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया, तो काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टिंग पावर या कंडक्टिंग एबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।